हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ हैं, कुशल हैं? आपसे ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए, कल हमने जो बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो वही टॉपिक मैं आज लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। कल हमने जो बताया था वो भूगर्भिक इतिहास से संबंधित था। एक विस्तृत और एक लघु वीडियो, दो वीडियो पड़े हुए हैं। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख सकते हैं। जो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, वो एक विस्तृत वीडियो है और एक लघु वीडियो है। दोनों आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, किन किन साक्ष्यों के आधार पर ये संरचना वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई, इसके बारे में ये प्रश्न उठता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब कैसी दिखाई देती है, कैसी बनी हुई है अंदर से, ये प्रश्न उठता है। तो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा आपस में मतभेद भी हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसको किसी भी वैज्ञानिक ने या किसी भी, आप समझ लीजिए, साइंटिस्ट ने या खगोलविद, कोई भी वैज्ञानिक हो, अभी तक आंखों से अपने देख नहीं पाए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो इसके संबंध में दो मत प्रचलित हैं या दो स्रोत हैं इससे संबंधित, एक अप्राकृतिक और एक प्राकृतिक। इन्हीं स्रोतों के आधार से हमें स्पष्ट होता है या हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। तभी हम जान पाते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कैसी है, या अंदर से कैसी बनी हुई है, किस प्रकार की बनी हुई है, कौन कौन से चट्टान है, कैसा घनत्व है, कैसा टेम्परेचर है, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है दो स्रोतों से। एक है अप्राकृतिक स्रोत और एक है प्राकृतिक स्रोत। तो इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित। तो सबसे पहले ये आप जानिए, जो पृथ्वी के धरातल का जो स्वरूप है, वो स्वरूप मुख्य रूप से पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है। आंतरिक जो अवस्था है पृथ्वी की, वो जो हमारे पृथ्वी का स्वरूप है उसका वही परिणाम है। क्या परिणाम है? पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम होता है, ये होता है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष महत्व है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हमने आपको बताया, एक अप्राकृतिक एक प्राकृतिक स्रोत, जिसके आधार पर इसके संबंध में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद हैं, क्योंकि भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, इन सभी के बारे में स्पष्ट तरीके से अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि हाँ, इसका घनत्व या जो तापमान है कितना है एक्चुअल में जो होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं, इसलिए मतभेद माना जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी की जो मोटाई है, परत की घनत्व है, तापमान है, उसके आधार पर एक्चुअल डाटा हमें नहीं मिल पाया है। अब जो है उसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत एवं साक्ष्य, अभी हमने आपको बताया दो साक्ष्य हैं या दो स्रोत हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत। दो स्रोत हैं, एक है अप्राकृतिक, दूसरा है प्राकृतिक। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? अप्राकृतिक और प्राकृतिक, दो साक्ष्य हैं। अब इसमें देखिए, अप्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन से हैं। अप्राकृतिक स्रोतों में आ जाता है तापमान, आता है दाब जिसे प्रेशर कहते हैं, और एक घनत्व आता है। घनत्व, तापमान और दाब, ये तीन आते हैं किसके अंतर्गत? अप्राकृतिक स्रोत। इसी के आधार पर ये पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, उसकी जो संरचना है, या पृथ्वी अंदर से जो बनावट है, पृथ्वी की जो बनावट, आंतरिक बनावट है, वो कैसी है, इसके बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? किन स्रोतों से? तापमान से, दबाव से और घनत्व से। ये कि इन स्रोतों को क्या कहा जाता है?
अप्राकृतिक स्रोत। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए टेम्परेचर, तापमान जो है पृथ्वी का जो तापमान है वो कैसे है, किस तरह से। सामान्य रूप से 8 किलोमीटर, सामान्य तरीके से अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर तक जो पृथ्वी की गहराई पर हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं, अरे हम नहीं प्रवेश करते, ये भूकंपीय आधारों पर, ज्वालामुखी प्रक्रिया के आधार पर ये सब किया गया। अभी जब प्राकृतिक स्रोत आएगा तब आप जानेंगे उसके बारे में। सामान्य रूप से 8 किलोमीटर तक जब पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। या लगभग छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आते हैं कि जैसे हम प्रति 1 किलोमीटर के अंदर जैसे हम पृथ्वी के प्रवेश करेंगे या कोई भी वस्तु अगर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, 1 डिग्री प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ये आप भी ध्यान रखिए। प्रति 32 मीटर पर 8 किलोमीटर तक, मतलब भूपर्पटी से लेकर अंदर तक जैसे हम 32 मीटर की गहराई में जाते हैं, प्रति 32 मीटर कितने किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक। ये ध्यान रखिएगा, 8 किलोमीटर तक, प्रति 32 मीटर 8 किलोमीटर तक, भूपर्पटी से 8 किलोमीटर तक, जो ऊपरी धरातल है उससे नीचे 8 किलोमीटर तक प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद इसकी गहराई 100 किलोमीटर की गहराई में जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। फिर उसके बाद देखिए 300 किलोमीटर तक जब प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवं इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप देखिए यहाँ आप देखे हैं प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 8 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद 100 किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक किलोमीटर पर हम क्या पाते हैं, वृद्धि और तापमान, मतलब तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है बहुत तीव्र गति से, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद जब 300 किलोमीटर तक आते हैं प्रति किलोमीटर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवं इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि होती जाती है, मतलब वृद्धि होती जाती है तापमान में। यह बात ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक भाग से उष्मा का जो प्रवाह है वो बाहर की ओर आता है या बाहर की ओर होता है। प्रत्येक ये जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से, मतलब पृथ्वी के अंदर से जो उष्मा है वो कहाँ पर जाता है, बाहर की ओर प्रवाहित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। दबाव के बारे में अब देखेंगे। प्रेशर, आंतरिक भाग जो क्रोड है कि चट्टानें अधिक घनत्व वाली भारी धातुओं से बनी हैं। निकेल और लोहा आप जानते ही है ना, NiFe जिसे कहा जाता है, जो आंतरिक एकदम क्रोडीय भाग है, अंदर भाग जो है वो भारी धातुओं से बनी है। फेरस और निकेल और लोहा, यह ध्यान रखिएगा, के कारण ना होकर, मतलब भारी धातुओं से बनी है। दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है तो आप जानते ही हैं, लेकिन प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग में जो दबाव है, आंतरिक भाग का जो प्रेशर है, वह क्या है, दबाव के कारण ना होकर वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों के अधिक घनत्व के कारण दबाव बन जाता है। जो अधिक घनत्व हो उसके कारण दबाव बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे आता है हमारा डेंसिटी, घनत्व है। औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर किसका है, पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाता है। कभी कभी क्या कई एग्जामों में हमने देखा पूछा जाता है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 2.3 दे दिया, 4.5 दे दिया, 5.5 दे दिया, 6.9 दे दिया, इस तरह से दे देगा तो आप क्या उत्तर लगाएंगे, औसत 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये आप ध्यान रखिए। फिर आगे देखिए बाह्य परत का घनत्व। ये देखिए 3 परत है ना, एक बाह्य, एक मध्य और एक आंतरिक, तो तीनों का अलग अलग है। बाह्य परत का घनत्व 3,
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मध्य का 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और जो आंतरिक भाग है, अंतरतम भाग है, वो 11 से 13.5 मतलब 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तीनों का। जो बाहरी भाग है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और जो मध्य भाग है वो 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और जो अंतरतम भाग है, मध्य भाग तो 5 हो गया और अंतरतम भाग 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इन घनत्वों से यह पता चलता है कि जो पृथ्वी का संघटन है, उसी आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कई भागों में विभक्त है। इसी घनत्व के आधार पर, जो घनत्व में अंतर पाया जाता है, उसी आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई भागों में बंटी हुई है, अलग अलग भागों में बटी हुई है। घनत्व के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की जो संरचना है, आंतरिक संरचना है, तो वह कई भागों में बटी हुई है। ये ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक स्रोत, आइए, ये तो हो गया अप्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोतों में कौन कौन से आएंगे? ज्वालामुखी और भूकंप आएगा। तो ज्वालामुखी और भूकंप के आधार पर ही ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी अंदर से जो उसकी बनावट है, आंतरिक बनावट है, ज्वालामुखी और भूकंप के द्वारा भी स्पष्ट होता है। प्राकृतिक स्रोत हैं ये तो हो गया अप्राकृतिक स्रोत, और ये प्राकृतिक स्रोत जो हैं हमारे, वो हैं ज्वालामुखी और भूकंप। इनके आधार पर ही क्या निर्धारित होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में ये निर्धारित होती है। क्योंकि जो ज्वालामुखी है उसका विस्फोट जो मतलब मैग्मा है, तरल अवस्था में है पृथ्वी के आंतरिक भागों में, वो मतलब जब विस्फोट के द्वारा बाहर आते हैं लावा के रूप में, तो उससे क्या करते हैं वैज्ञानिक? उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। उसकी संरचना के बारे में हमें ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसके परीक्षणों से स्पष्ट होता है पृथ्वी अंदर से कैसी है। भूकंप से भी जो PSL तरंगे हैं, तीनों तरंगे हैं, उसके बारे में जब भूकंप आता है तो भूकंप जो वैज्ञानिक हैं इसका अध्ययन करते हैं भूकंपीय आधार पर, उससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसी है। सीस्मोग्राफ यंत्रों द्वारा अध्ययन करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब ज्वालामुखी और भूकंप का टॉपिक आएगा या जो क्लास आएगा ज्वालामुखी भूकंप के बारे में, उसके बारे में विस्तृत व्याख्या वहाँ होगी, आप जानेंगे उसके बारे में, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में। अब आगे देखते हैं क्या है। पृथ्वी की विभिन्न परतें, ये आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। जो पृथ्वी की प्रमुख परतें हैं, स्वयं महोदय ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें, 3 भागों में विभक्त किया है, 3 परतों में विभक्त किया है पृथ्वी को। नंबर 1 है सियाल। सियाल आप जानते हैं, सियाल सीमा नीफे, ये स्वयं महोदय ने, जो छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते हुए हम आते हैं, स्वयं महोदय ने 3 भागों में सियाल सीमा नीफे। सियाल है, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। दूसरा है सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तीसरा जो नीफे है, क्रोडीय भाग है, क्रोड जो हमारा कोर है, आंतरिक अंतरतम भाग पृथ्वी का जो है, वो है निकिल और फेरस से बना हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो भारी पदार्थ, अभी हमने पहले बताया, जो भारी पदार्थों से बना हुआ अंतरतम भाग भारी पदार्थों से बना हुआ है। कौन सा पदार्थ है? निकिल और लोहा। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। 2 तरह से प्रश्न पूछता है। संपूर्ण पृथ्वी के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक किस तत्व की अधिकता है, वो है लोहा। ये आप ध्यान रखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी की दृष्टि से अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो वो है लोहा, उसके बाद ऑक्सीजन है। लेकिन अगर भूपर्पटी में पूछ लिया जाए कि भूपर्पटी में सबसे अधिक, क्रस्ट में सबसे अधिक किस तत्व की प्रधानता है? ऑक्सीजन की। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अगर पूछता है, संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, वो है लोहा, उसके बाद ऑक्सीजन है। लेकिन अगर
सिर्फ भूपर्पटी या क्रस्ट के बारे में पूछ लेता है तो क्या हमारा उत्तर होगा ऑक्सीजन। ये आप बात ध्यान में रखिएगा, अभी आगे आएगा उसको बताएंगे अभी आपको कौन कौन से तत्व कितने मात्रा में पाई जाती हैं। ये आपने जाना स्वयं महोदय ने जो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख परतों में विभक्त किया था, सियाल, सीमा, नीफे, ये आप जान रहे हैं। आगे देखिए, भूकंपीय आधार पर, ये तो हो गया पृथ्वी की विभिन्न परतें रासायनिक संगठन के आधार पर स्वयं महोदय ने, और किसने? स्वयं महोदय ने रासायनिक संगठन के आधार पर। फिर आगे आता है हमारा भूकंपीय आधार पर स्थल मंडल, मिश्रित मंडल जिसे पायरोस्फीयर कहा जाता है, और तीसरा है बैरिस्फीयर। भूकंपीय आधार पर या भूकंपीय परीक्षणों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में 3 परतों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में। नंबर 1 है स्थिनोफियर, और दूसरा है बैरिस्फीयर, और दूसरा है मिश्रित मंडल जिसे हम कहते हैं पायरोस्फीयर। पहला स्थिनोफियर जिसे स्थल मंडल कहते हैं, दूसरा है पायरोस्फीयर जिसे मिश्रित मंडल कहते हैं, और तीसरा है बैरिस्फीयर। ये भूकंपीय आधार पर, भूकंपीय परीक्षणों के आधार पर ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अभिनव मत के अनुसार, अभिनव मत के अनुसार ही हम सब ज़्यादा पढ़ते हैं। अभिनव मत जो है उसी आधार पर ही हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, वही हम जानते हैं, वही आप सब जानते हैं। अभिनव मत के अनुसार क्रस्ट, मैंटिल और कोर, भूपर्पटी और मैंटिल, और तीसरा क्या है? सबसे अंतरतम भाग कोर है, क्रोड जिसे कहते हैं, आप जानते भी होंगे। अभिनव मतानुसार 3 परतें हैं। अब वो 3 परतें कौन कौन सी हैं, क्या विशेषता हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं आगे। भूपर्पटी, जो इसकी मोटाई जो निर्धारित की गई है लगभग 30 किलोमीटर निर्धारित की गई है। स्थल मंडल की जो मतलब भूपर्पटी की जो मोटाई निर्धारित की गई है वो 30 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है। अब इसमें देखिए आप, ये है हमारी भूपर्पटी। भूपर्पटी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली, ऊपरी निचली, ये ऊपर का क्रस्ट हो गया, ये हो गया हमारा निचला क्रस्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो गहराई है वो लगभग 30 किलोमीटर तक है, और इसका जो औसत घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा। गहराई 30 किलोमीटर, इसका जो घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। जो इसकी मोटाई और घनत्व है ये आप ध्यान रखिएगा। भूपर्पटी, जो ये ऊपरी क्रस्ट का जो एकदम ऊपरी भाग होता है, क्रस्ट का ये जो एकदम ऊपरी भाग होता है जिस पर मानव अपना क्रियाकलाप करता है, वो क्या है? भूपर्पटी है। अब इसमें पूछ लेता है भूपर्पटी में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो वो है ऑक्सीजन, ये बात ध्यान में रखिएगा। भूपर्पटी में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन की अधिकता पाई जाती है। फिर इसी भूपर्पटी में उसके बाद सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, तब उसके बाद लोहा आता है भूपर्पटी में। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लोहा, उसके बाद ऑक्सीजन। 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा, यही परीक्षा में फंसा देता है सबको कि संपूर्ण पृथ्वी में, अगर पृथ्वी की में देखा जाए, पृथ्वी अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में किस तत्व की सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है, वो होगा लोहा। अगर भूपर्पटी पूछ लेता है कि सबसे अधिक प्रधानता भूपर्पटी में किस तत्व की पाई जाती है, तो आप उत्तर देंगे ऑक्सीजन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए आगे, इसकी गहराई हो गई भूपर्पटी की 30 किलोमीटर, घनत्व हो गया 2.9, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। लगभग 3 कहीं कहीं लिखा हुआ है, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब इसी ऊपरी, ये ध्यान रखिएगा, ऊपरी जो हमारा क्रस्ट है और निचला क्रस्ट है, उसके बीच में क्या पाया जाता है? ये
ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसके बीच में कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। ये भी प्रश्न, ये असंबद्धता वाला प्रश्न हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, इसीलिए हमने यहाँ आपको बताया कि जो संबद्धता है उसके बारे में भी आप जानेंगे और उसको आप नोट भी कर लेंगे। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसी में सबको फंसा देता है। जैसे आपको हमने तत्वों की प्रधानता के बारे में बताया, ठीक उसी तरीके से ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। अब आगे बढ़िए, इसके बाद क्या आता है? मैंटल आता है। मैंटिल आता है। मैंटिल की गहराई 30 से, इसकी जो क्रस्ट की मोटाई है, ये भी, इसमें भी मतभेद है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। जो भूपर्पटी है इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर मानी जाती है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है भूपर्पटी, और महासागरों में इसकी जो मोटाई निश्चित की गई है 5 किलोमीटर निश्चित की गई है। किसकी? भूपर्पटी की। क्योंकि जो महासागर और सागर होते हैं वो पृथ्वी की अपेक्षा उसका तल नीचे होता है, जो निचला तल होता है वहाँ से उसको माना जाता है। तो जो महासागरों के संदर्भ में देखा जाए तो 5 किलोमीटर तक, और अगर पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए तो उसकी जो मोटाई होगी वो लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसीलिए 100 किलोमीटर माना जाता है, 100 किलोमीटर तक माना जाता है। वैसे औसत 30 किलोमीटर तक है, लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्रों की दृष्टि से देखा जाए, पर्वतों की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक। पी जो तरंग होती है, तरंग अभी आपको बताया भूकंपीय तरंग, इसमें भी पाई जाती है और यस तरंग भी पाई जाती है। लेकिन पी की जो चाल होती है वो सर्वाधिक होती है 6.1 से। इसी में भूपर्पटी में जो पी तरंगे पाई जाती हैं उसकी जो गति होती है 6.1 से 6.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है। किसमें? भूपर्पटी में जो पी तरंगे पाई जाती हैं, यस तरंगों की अपेक्षा अधिक होती है इसकी चाल। 6.1 से 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड जो पी तरंगों की चाल होती है। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। ये अब इसमें सर्वाधिक तत्व अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन। ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है। इसका घनत्व 2.9 हमने बताया, औसत घनत्व 2.9, लेकिन अगर कहीं कहीं उसमें आ जाए परीक्षा में 2.8 से 3.0 तक, या 3 ही मान सकते हैं, 2.8 से 3 अगर औसत पूछ लेता है तो 2.9 या 3 भी कर सकते हैं। औसत घनत्व 3, भूपर्पटी की औसत घनत्व 3। आगे देखिए मैंटिल के बारे में। पी तरंगों की गति इसमें बढ़ जाती है, किसकी अपेक्षा? भूपर्पटी की अपेक्षा। मैंटिल में, इस मैंटिल में क्या होता है? मैंटिल में क्या बढ़ जाता है? पी तरंगों की गति बढ़ जाती है। इसमें पी तरंगों की जो गति है उसकी गति बढ़ जाती है। इसमें पी तरंगों की गति बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है पी तरंगों की गति? 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। मैंटिल में पी तरंगों की गति बढ़ जाती है, लेकिन भूपर्पटी में जो पी तरंग की गति है वो 6.1 से कितना हो जाता है? 6.9, लेकिन यहाँ बढ़ जाता है पी तरंगों की गति 7.9 से 8.1 किलोमीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखिएगा। निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मैंटिल है ना, ये जो निचला क्रस्ट है इसके और ये जो ऊपरी मैंटिल है इसके बीच में ये जो संबद्धता पाई जाती है, ये आप देख रहे हैं, ये संबद्धता जो पाई जाती है उसे कहते हैं मोहोरोबिक असंबद्धता। मोहोरोबिक ने इसको खोजा था, रूसी वैज्ञानिक थे। 1909 ईस्वी में इन्होंने खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर मोहोरोबिक असंबद्धता नाम दिया गया। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। 1909 ईस्वी में ये रूसी वैज्ञानिक ने इस संबद्धता की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोहोरोबिक असंबद्धता, जो ऊपरी मैंटिल और निचली क्रस्ट के बीच में पाई जाती है।
ये असंबद्धता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे नोट कर सकते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता और निचला क्रस्ट मतलब निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहोरोबिक असंबद्धता। 2 हो गया। अभी आगे चलिए, आगे देखिए। अब इसका घनत्व, मेंटल का जो घनत्व है वो कितना घनत्व है, 3.1 से 5.5 तक, 3.3 से 5.5 तक किसकी, मेंटल की जो घनत्व है मेंटल का वो 3.3 से 5.5 तक। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। औसत घनत्व अगर पूछ लेता 4.3 हो जाएगा। औसत घनत्व 4.3, भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.9। लेकिन अगर जैसे पूछता कि कितने से कितने, तो भूपर्पटी का 2.8 से 3 और मेंटल का 3.3 से 5.5। अगर औसत घनत्व पूछ लेता 4.3 मेंटल का हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 2.9 किसका औसत घनत्व, भूपर्पटी का। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसकी मोटाई हो गई 100 किलोमीटर तक और इसकी 100 से कितने, 2900 किलोमीटर। 100 से 2900 किलोमीटर तक किसकी मोटाई, मेंटल की। मेंटल की जो मोटाई है वो 100 से लगभग 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, तीसरा नंबर आता है आपका क्रोड। क्रोड जो कोर है हमारा, सबसे पृथ्वी का आंतरिक भाग, वो तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अर्ध प्लास्टिक अवस्था जिसे कहते हैं, अर्ध प्लास्टिक अवस्था, तरल अवस्था, ऐसी अवस्था में है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब क्रोड, इसमें पी तरंगों की गति और तीव्र हो जाती है, अचानक परिवर्तन हो जाता है। किसमें, अचानक परिवर्तन किसमें हो जाता है, इसकी गति मतलब बढ़ जाती है, अचानक इसकी गति बढ़ जाती है। कहाँ, क्रोड में। यस तरंगे यहाँ से गायब, मेंटल के बाद से यस तरंगे गायब, लुप्त हो जाती हैं। लेकिन पी तरंगे वहाँ से अचानक क्रोडीय भाग में जब पहुँचती है, इसकी अचानक और परिवर्तन हो जाता है। यहाँ क्रोड में, क्रोड में जो पी तरंगे हैं इसकी जो गति होती है वो अचानक बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है और इसकी जो गति होती है लगभग 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, लगभग 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये जो अवस्था है ये अर्ध प्लास्टिक अवस्था, अर्ध प्लास्टिक अवस्था में ये तरला अवस्था जो पृथ्वी का अंतरतम भाग है, अर्ध प्लास्टिक तरला अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसे हम क्रोड कहते हैं। अब इसमें क्रोड में भी आप देखिए 2 असंबद्धता पाई जाती है। अब यहाँ आप देखिएगा ध्यान से कि कौन कौन से असंबद्धता पाई जाती है वो। अब इसकी औसत गहराई आप 2900 से, ये देखिए 2900 से 6371 किलोमीटर तक, किसका, क्रोड का। जो क्रोड का है वो 29 से 6371 किलोमीटर, किसका, क्रोड का। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। भूपर्पटी 100 किलोमीटर तक, उसके बाद 100 से 2900 तक मेंटल और 2900 से कितने, 6371 किलोमीटर तक क्रोड। और इसका औसत घनत्व, इसका औसत घनत्व कितना हो जाएगा, 13। इसका औसत घनत्व कितना माना जाएगा, औसत घनत्व 13, औसत घनत्व 13 माना जाएगा। औसत घनत्व अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 5.5 से 13.6 तक, 5.5 से 13.6 तक। लेकिन औसत घनत्व अगर पूछ लेता है तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्रोड का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो कितना है, टेम्परेचर नहीं घनत्व, सॉरी, घनत्व जो है 5.5 से 13.6। अगर औसत घनत्व पूछ लेता है तो 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। और जो इसकी गहराई है 2900 से कितने, 6371 किलोमीटर।
अब इसमें देखिए ये बाह्य क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। इसमें जैसे ऊपरी मेंटल था, निचला मेंटल था। मेंटल को दो भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। हाँ, एक असंबद्धता और आपको बताना भूल गए थे, ये मोहरोबिक तो आपको बता दिए थे कि जो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है ना, लेकिन जो निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच में रैपिटी असंबद्धता है, रैपिटी असंबद्धता, ये ध्यान रखिएगा। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सा, कोनराड असंबद्धता, और निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहरोबिक असंबद्धता, और निचला मेंटल और ऊपरी निचला मेंटल और ऊपरी क्रस्ट कोर, ऊपरी क्रोड, ये आप देखिए, ये जो ऊपरी क्रोड है और ये जो निचला मेंटल है, इसके बीच में जो पाई जाती है वो है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रैपिटी हो गया। अब निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो असंबद्धता पाई जाती है वो आंतरिक क्रोड, मतलब निचला क्रोड और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। ये बातें आपकी स्पष्ट हुई कि नहीं? आगे चलिए। अब इसके घनत्व के बारे में जान गए, गहराई के बारे में जान गए, और ये जो आंतरिक भाग है वो अर्ध प्लास्टिक तरलावस्था में है, ये बात ध्यान में रखिएगा। भूपर्पटी में सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता, और मेंटल में सियाल और मैग्नीशियम की प्रधानता है ना, जिसे सीमा कहते हैं, मैग्नीशियम SiMa, और ये SiAl सियाल और SiMa सीमा, और ये जो क्रोडीय भाग है वो है NiFe नीफे, इनकी प्रधानता पाई जाती है। इसीलिए ये भारी तत्व है ना, इसीलिए जो कहा जाता है कि जो आंतरिक भाग है वो भारी तत्वों या पदार्थों से बनी हुई है, भारी पदार्थ पाए जाते हैं, तो यही नीफे और फेरस की प्रधानता इसी के कारण। आगे देखिए, जो निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड है, ये अभी आपको हमने बताया ना, जो निचला, ये निचला है, ये निचला क्रोड है, या जिसे हम कहते हैं आंतरिक क्रोड, और जो आंतरिक क्रोड है और बाह्य क्रोड है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, लेहमैन असंबद्धता, ये बात ध्यान में रखिएगा। गुटेनबर्ग वाला आपको बता दिए, निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में गुटेनबर्ग, ये देखिए गुटेनबर्ग जो है निचला मेंटल और बाह्य क्रोड, इसके बीच में जो है गुटेनबर्ग है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़िए। जो समस्त पृथ्वी के संदर्भ में अगर देखा जाए, पदार्थ पूछा जाए तो लोहा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन। अगर भूपर्पटी में की दृष्टि से पूछा जाता है तो ऑक्सीजन होगा सबसे पहले, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। सबसे पहले किसका? ऑक्सीजन। भूपर्पटी की दृष्टि से ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तब लोहा। लेकिन अगर संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में पूछता है तो लोहा, ऑक्सीजन, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद तब सिलिकॉन आता है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, ये ध्यान रखिएगा। इतनी सारी बातें स्पष्ट हुई। एक बार मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको दो स्रोतों के आधार पर किया गया। जो आंतरिक संरचना है, जो विभिन्न परतें वैज्ञानिकों द्वारा स्पष्ट की गई, वो दो स्रोतों के आधार पर। नंबर एक, अप्राकृतिक स्रोत, जो तापमान, घनत्व और दाब, ये हो गया। और दूसरा है हमारा अप्राकृतिक स्रोत, जो ज्वालामुखी और भूकंप की क्रिया के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, परीक्षणों के आधार पर परतों में विभक्त किया गया है, रासायनिक संरचना प्रदर्शित की गई है। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप पढ़े हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं, सियाल, सीमा, नीफे। इसके बारे में आप जान लिए। उसके बाद
भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। स्फीनोस्फीयर जिसे स्थल मंडल कहा जाता है, और दूसरा कौन सा आप पढ़े हैं? मिश्रित मंडल, और तीसरा बैरिस्फीयर, ये ध्यान रखिएगा। और अभिनव मत के अनुसार 3 परतें कौन कौन से? क्रस्ट, मैंटिल और क्रोड, ये 3 भाग आप पढ़ लिए। ये इतनी बातें आपके समझ में आई कि नहीं? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर ना समझ में आए तो वो भी कमेंट कीजिए, इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको उत्तर दूंगा। जो प्रश्न ना समझ में आए बिल्कुल पूछिए। आगे जो हमारा होगा वो होगा किसके बारे में? महाद्वीपीय महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में, जो आप वेगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना या संकल्पना सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है आगे। इसके बाद आएगा प्लेट विवर्तकी सिद्धांत, फिर इसके बाद ज्वालामुखी भूकंप के बारे में आएगा। ऐसे ऐसे सीरियल वाइज करके एक एक का अध्ययन हम करते चलेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जितनी बातें हमने बताया आज, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, परपटी के बारे में, ये असंबद्धता अक्सर रट लीजिएगा, एकदम नोट कर लीजिएगा। जो असंबद्धता है, तत्व की अधिकता है, कौन कौन सी परतें किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। यही सब इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। कौन कौन से तत्व, रासायनिक संगठन के आधार पर कितनी परतें, भूकंपीय आधार पर कितनी परतें, और अभिनव मत के अनुसार कितनी परतें, या फिर प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं और अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, घनत्व की, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, और कौन से तत्व की कहाँ प्रधानता कितनी पाई जाती है, कितने किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा, यही सब इंपॉर्टेंट है, यही सब परीक्षा में पूछा जाता है। अब अभिनव मत के अनुसार ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ऊपरी परपटी है, क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, ऊपरी और निचली दोनों के बीच में कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनराड, और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहोर्बिक असंबद्धता। और जो निचला मेंटल है हमारा, निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड जो है, बाह्य क्रोड जिसे हम कहते हैं, इसके बीच में ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रैपिटी पाया जाता है। इसको भूल गए थे, सारी फिर से एक बार समझ लीजिए। निचला और ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सा? कोनराड असंबद्धता। और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहोर्बिक, और ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच में रैपिटी, ये ध्यान रखिएगा। और गुटेनबर्ग जो है वो किसके बीच में पाया जाता है? जो निचला मेंटल है और ऊपरी या बाह्य क्रोड है, उसके बीच में गुटेनबर्ग पाया जाता है असंबद्धता। और लेहमैन वाला आप उसको ध्यान रखिएगा। लेहमैन वाला ये जो देख रहे हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, मतलब निचला और ऊपरी, बाह्य और आंतरिक दोनों के बीच में कौन सा? लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के नीचे जैसे ही हम प्रति 32 मीटर नीचे जाते हैं आंतरिक भाग की ओर, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर है। सागरों वगैरह के बारे में जब पढ़ाएंगे तो इसको आप जानेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले पाइथागोरस ने ही पृथ्वी की आकृति को गोल बताया था। जो पृथ्वी की आकृति है वो पाइथागोरस ने, हमने आपको बताया था, जो प्राचीन मत है किसमें? पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के पहले आपको हमने जब बताया था भूगर्भिक इतिहास के बारे में, उसके पहले ही उसमें आप देख लीजिएगा पाइथागोरस के बारे में हमने क्या बताया था। तो यहाँ इतना जानिए कि पाइथागोरस ने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है। यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है और स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। स्वतंत्र तरीके से आकाश में क्या कर रही है? लटकी हुई है। और न्यूटन ने क्या बताया था? नारंगी के समान है पृथ्वी, नारंगी के समान है। किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने। ये बात ध्यान में रखिएगा। और जबकि जेम्स जीन्स ने जो बताया था
जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में आप पढ़े होंगे, तो इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो हमारी नारंगी की तरह नहीं, नाशपाती के समान है। ये सब जितने भी वैज्ञानिक आते रहे अपना प्रयोग करते गए, उसी आधार पर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत किए, उसी आधार पर इन्होंने बताया था। अब इसके बाद जो पृथ्वी की बाह्य संरचना के संदर्भ में देखा जाए तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल ये सब हैं। ये तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपने पढ़ा। और पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इन सब के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो एक एक टॉपिक करके ऐसे रोज़ सीरियल वाइज आप अध्ययन करेंगे। आज का क्लास कैसा रहा, कैसा लगा, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।